वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो कि हेल्पफुल होगी फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, क्लैट यूजी एग्जामिनेशन, क्लैट पीजी एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर एलएलबी सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें टर्म इंटरनेशनल लॉ की, तो इंटरनेशनल लॉ दो तरह का हो सकता है। इट कैन आइदर बी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और इट कैन बी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी कहते हैं। अगर हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बेसिकली डील करता है सॉवरेन स्टेट से या नेशन से, या फिर लोगों और नेशन के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उनसे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो ये डील करता है अलग अलग कंट्रीज के दो सिटीजन के डिस्प्यूट के। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंट्री ए, देयर इज अ कंट्री बी। ए का सिटीजन है एक्स, बी का है वाई। नाउ दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि ए कंट्री की जुरिस्डिक्शन लगेगी या बी कंट्री की जुरिस्डिक्शन लगेगी। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को डील करती है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी पब्लिक और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन कोई भी एक सेट डेफिनेशन नहीं है। देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन जो किसी टेक्स्ट में लिखी हो। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो टर्म क्वाइन की थी जेरेमी बेंथम ने 1780 में। एंड जो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन है वो अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग दी है। तो उसको हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। इट कैन बी क्लासिकल और ट्रेडिशनल डेफिनेशन, और इट कैन बी मॉडर्न डेफिनेशन। जो क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो बेसिकली स्टेट सेंट्रिक है, मतलब वो सिर्फ स्टेट को ही सब्जेक्ट मानते हैं ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ऑन द अदर हैंड अगर हम मॉडर्न डेफिनेशंस की बात करें तो जो स्कोप है इंटरनेशनल लॉ का उसको वाइडर कंसिडर करते हैं। उसके अंदर वो इंडिविजुअल्स को, नॉन स्टेट एंटिटीज़ को, मल्टीनेशनल कंपनीज को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ मानते हैं। अगर हम क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है LFL ओपनहेम की। अगर हम ओपनहेम की डेफिनेशन की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ नेशंस या इंटरनेशनल लॉ एक नेम है फॉर अ बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स जो कि लीगली बाइंडिंग कंसीडर की जाती है बाय सिविलाइज स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। तो इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमें चार एलिमेंट्स मिलते हैं डेफिनेशन के। पहला, इट इज अ बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स। सेकंड, इट इज कंसीडर्ड टू बी लीगली बाइंडिंग। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? कंसीडर्ड। थर्ड, बाय सिविलाइज स्टेट। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सिविलाइज्ड इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। तो पहला जो पॉइंट है वो हमें बताता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू ओपनहेम। ओपनहेम के अकॉर्डिंग देयर आर टू सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स। अगर हम कस्टमरी रूल्स की बात करें तो हमें पता है कस्टम्स क्या होते हैं। कस्टम कोई एक ऐसी प्रथाएं हैं जो कि हम लॉन्ग टाइम से मानते आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मानते आ रहे हैं, वो इमोरल नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। और अगर हम कन्वेंशन की बात करें तो कन्वेंशन को हम सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं दैट दीज आर ट्रीटीज। ट्रीटीज कैन बी आइदर बायलेटरल और इट कैन बी मल्टीलेटरल। बायलेटरल का मतलब क्या होता है? अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रीटी है तो दैट इज बायलेटरल, एंड अगर दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रीटी है तो इट इज मल्टीलेटरल। तो बेसिकली देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज पर ओपनहेम। लेकिन जो डेफिनेशन है ओपनहेम की, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इट इज ऑब्सोलीट एंड इनएडुक्वेट अकॉर्डिंग टू द रीसेंट टाइम। उसका रीजन क्या है? हम देखते आ रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप है वो आने वाले टाइम में बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, 21st सेंचुरी में हमने एंटर किया है, इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप है दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ओपनहेम दैट कि ये लिमिट करता है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को। अकॉर्डिंग टू ओपनहेम देयर आर ओनली टू सोर्सेज। कौन कौन से सोर्सेज हैं? कस्टमरी रूल्स एंड कन्वेंशनल रूल। लेकिन हम अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट को देखेंगे तो उसका आर्टिकल 38 हमें बताता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर आर्टिकल 38 ऑफ ICJ हम देखेंगे तो पहला सोर्स है इंटरनेशनल कन्वेंशंस वेदर जर्नल और पर्टिकुलर। सेकंड है इंटरनेशनल कस्टम एज एविडेंस ऑफ जर्नल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ। अब ये दो सोर्सेज तो ओपनहेम कवर करते हैं, बट उसके अलावा जो बाकी सोर्सेज हैं उसको ओपनहेम इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट सोर्स है जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, एंड थर्ड इज जुडिशियल डिसीजन, एंड उसके बाद आता है टीचिंग ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट। तो इन सोर्सेज को ओपनहेम इग्नोर करते हैं। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि अगर ये चारों सोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो एक्स एक्वो एट बोनो के बेसिस के ऊपर ICJ अपना डिसीजन दे सकती है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो इससे पता चलता है कि आर्टिकल 38 ऑफ ICJ हमें 5 सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ बताता है, लेकिन ओपनहेम सिर्फ दो ही सोर्सेज कवर करते हैं, इंटरनेशनल कस्टम एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज। वो जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, जुडिशियल डिसीजन एंड हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट ऑफ वेरियस नेशंस, इन सबको इग्नोर करते हैं और वो एक्स एक्वो एट बोनो की बात भी नहीं करते। तो पहला क्रिटिसिज्म है डेफिनेशन का दैट इट लिमिट्स द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन में ओपनहेम की, कि वो सिर्फ बात करते हैं सब्जेक्ट की एज स्टेट्स, यानी कि इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है ओनली टू द स्टेट। लेकिन हमें पता है आज आने वाले टाइम में या फिर जो आज का टाइम है
उसमें इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप है दैट इज वेरी वाइड. इट कवर्स इंडिविजुअल्स, it covers non-state entities, it covers international organizations, for example WTO, WHO, etc. and it also covers somewhere multinational companies. तो इससे हमें पता चलता है कि जो इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो भी सिर्फ स्टेट को डील करता है ओपन नेम की डेफिनेशन में, लेकिन आज की डेट में जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं दैट आर मेनी मोर, सच एज इंडिविजुअल, नॉन स्टेट एंटिटीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड मल्टीनेशनल कंपनीज. तो थर्ड क्रिटिसिज्म आता है उसके बाद यूज ऑफ टर्म सिविलाइज स्टेट. अब ओपन हेम स्टेट वर्ड की जगह यूज करते हैं टर्म सिविलाइज स्टेट, लेकिन कहीं पे भी ये क्लियर नहीं करते कि वर्ड सिविलाइज का मतलब क्या है. एक्चुअल में होता ये था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ऑफ द 20th सेंचुरी, ये माना जाता था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं दे आर सिविलाइज्ड एंड जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, दैट आर नॉट सिविलाइज्ड. तो ये बेसिकली एक उनका जो प्राइमरी आउटलुक है उसको रिफ्लेक्ट करता है और ये दिखाता है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज को सिविलाइज मान रहे हैं. लेकिन आज की डेट में ऐसी कोई क्लासिफिकेशन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी क्लासिफिकेशन कि कुछ कंट्रीज सिविलाइज्ड हैं और कुछ कंट्रीज अनसिविलाइज्ड हैं. हम ये मानते हैं कि सारी कंट्रीज सिविलाइज्ड हैं. तो दिस इज द थर्ड क्रिटिसिज्म ऑफ ओपनहेम्स डेफिनेशन. एंड लास्ट क्रिटिसिज्म है कंसिडर्ड टू बी लीगली बाइंडिंग. कंसिडर्ड वर्ड का मतलब ये है कि वो मानते हैं कि लीगली बाइंडिंग है. तो इसमें कहीं ना कहीं एक वॉलंटरीनेस का मीनिंग आता है जो रिफ्लेक्ट करता है कि हो सकता है कि ये जो लीगली बाइंडिंग है उसको कंट्रीज मानेंगी तभी वो लीगली बाइंडिंग है, अदरवाइज इंटरनेशनल लॉ को मानो या ना मानो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. तो ये 4 पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म है ऑफ द ओपनहेम्स डेफिनेशन या फिर ट्रेडिशनल डेफिनेशन. अगर हम बाकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करें तो ग्रे ने भी एक डेफिनेशन दी है, इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशन इज द नेम ऑफ अ बॉडी ऑफ रूल्स which according to the usual definitions regulate the conduct of states in their intercourse with each other. तो ये definition भी almost similar है to the Oppenheim's definition. Then Bearley कहते हैं the law of nations or international law may be defined as the body of rules and principles of actions which are binding upon civilized states in their relation with one another. तो अगेन ये definition भी similar है to the definition of Gray and Oppenheim. तो ट्रेडिशनल definition जो है वो बेसिकली क्या करती है, इसमें 4 ही कमियां हैं. वो लिमिट कर देती है सोर्सेज को, 2 ही सोर्सेज बताती है, वो लिमिट कर देती है सब्जेक्ट्स को, सिर्फ स्टेट को सब्जेक्ट मानती है, वो सिविलाइज स्टेट वर्ड यूज करती है, एंड लास्टली वो जो है कंसिडर टू बी लीगली बाइंडिंग वर्ड यूज करते हैं, जिसका मतलब ये है कि लीगली बाइंडिंग हो या ना हो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. तो इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास बाकी जूरिस्ट लेके आए मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. अब ये जो डेफिनेशन है ये चेंजिंग टाइम्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ के वाइडनिंग स्कोप को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन को वाइडन करती है. इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है स्टार्क की. स्टार्क कहते हैं इंटरनेशनल लॉ में बी डिफाइंड एज दैट बॉडी ऑफ लॉ विच इज कंपोज्ड फॉर इट्स ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट विच स्टेट फील देमसेल्फ बाउंड टू ऑब्जर्व एंड देयरफॉर डू कॉमनली ऑब्जर्व इन द रिलेशन विद ईच अदर. अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, एंड विच ऑल्सो इंक्लूड्स द रूल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उन्होंने कवर कर दिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देयर रिलेशन विद ईच अदर एंड देयर रिलेशन विद स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स. तो इससे पता चलता है कि इस डेफिनेशन के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, स्टेट, ये सारे कवर कर दिए हैं. देन सर्टेन रूल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू इंडिविजुअल्स एंड नॉन स्टेट एंटिटीज. तो ये नॉन स्टेट एंटिटीज को भी उन्होंने कवर कर दिया विद इन द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ. सो फार एज द राइट्स ऑफ ड्यूटीज ऑफ सच इंडिविजुअल्स एंड नॉन स्टेट एंटिटीज आर द कंसर्न ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी. तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो वाइडन कर देती है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ को, एंड उसके अंदर वो नॉन स्टेट एंटिटी, इंडिविजुअल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को भी कवर करती है. देन उसके बाद हम देख सकते हैं स्क्वारनबर्गर की डेफिनेशन. वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स विच अप्लाई बिटवीन सॉवरन स्टेट ऑन वन हैंड एंड सच अदर एंटिटीज हैव बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी. इस डेफिनेशन, हालांकि डेफिनेशन बहुत छोटी है, इस डेफिनेशन को सबसे अच्छा डेफिनेशन माना जाता है. उसका रीजन ये है कि जो स्क्वारनबर्गर है उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन को ओपन छोड़ दिया. उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया कि आने वाले टाइम में जो जो लोग या जो जो एंटिटीज इंटरनेशनल पर्सनैलिटी गेन करती जाएंगी वो इस डेफिनेशन का पार्ट बनती जाएंगी. फॉर एग्जांपल, मान लो एक टाइम था कि जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास हम मानते थे कि इंटरनेशनल पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास हमने माना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है. तो आने वाली टाइम में अगर कोई और चीज़ ऐसी है जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी गेन कर लेगी तो दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. तो इस डेफिनेशन को भी हम मॉडर्न मानते हैं, वाइडर मानते हैं, क्योंकि इसके जो सब्जेक्ट्स हैं ये वाइडन कर देता है और ये ऑप्शन छोड़ देता है कि आने वाले टाइम में इस डेफिनेशन का स्कोप और भी बढ़ सकता है. तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ना ही ट्रेडिशनल डेफिनेशन गलत है, ना ही मॉडर्न डेफिनेशन गलत है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ बेसिकली एक कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग बॉडी ऑफ नॉर्म्स है. हमें पता है लॉ डायनामिक होता है और सोसाइटी की चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है. हमें पता है सोसाइटी डायनामिक है, सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए लॉ बना है
और जो लॉ है अगर वो सोसाइटी को रेगुलेट कर रहा है, जो खुद डायनामिक है, तो लॉ को भी डायनामिक होना जरूरी है। तो सिमिलरली म्यूनिसिपल लॉ हो चाहे इंटरनेशनल लॉ हो, इट इज बोथ कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग बॉडी ऑफ नॉर्म्स जो कि कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं कौन, मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो सबसे बेटर टर्म जो हम यूज कर सकते हैं दैट इज मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी वाइडन हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सब्जेक्ट कौन है इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल कम्युनिटी, ना कि कोई पर्टिकुलर स्टेट। और ये जो नॉर्म है ये कन्फर करते हैं राइट और इम्पोज करते हैं ऑब्लिगेशन अपॉन स्टेट एंड टू अ लेसर एक्सटेंट अपॉन इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल से भी डील करते हैं, उनको भी राइट्स देते हैं, उनको भी ऑब्लिगेशन इम्पोज करते हैं, लेकिन स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा करते हैं, इंडिविजुअल्स के ऊपर कम करते हैं। एंड इस बात को लॉर्ड चांसलर संके ने इन री पायरेसी जूरी जेंटियम केस में कहा था, इंटरनेशनल लॉ इज अ लिविंग एंड एक्सपेंडिंग कोड, यानी कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक लिविंग कोड है, एक्सपेंडिंग कोड है, जो चेंज होता रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम और बढ़ता जाएगा। और ये हम देख भी रहे हैं, पहले इंटरनेशनल लॉ का स्कोप जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो तो इन्वायरमेंटल लॉ, उसके बाद आ जाता है हेल्थ लॉ, और कोविड के बाद तो हम देखते जा रहे हैं कि WHO का रोल कितना हाई हो चुका है। तो इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप है वो वाइड और इंक्रीज होता ही जा रहा है। तो अगर हम स्टार्टिंग से रिवाइज करें तो हमें पता चलेगा दैट डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ दो तरह का होता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जेरेमी बेंथम ने 1780 में इस टर्म को कॉइन किया था। इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन अलग अलग जूरिस्ट ने दी है, जिसको हमने दो तरह से क्लासीफाई कर दिया, क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल, एक तरफ मॉडर्न। क्लासिकल ट्रेडिशनल जो है वो स्टेट सेंट्रिक है, वो सिर्फ स्टेट को सब्जेक्ट मानते हैं इंटरनेशनल लॉ का, लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो वाइडर है, उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ज़्यादा है इंटरनेशनल लॉ के। ट्रेडिशनल डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है ओपनहेम की, जो ये कहते हैं कि ओपनहेम के अकॉर्डिंग इट इज अ बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल कंसिडर्ड टू बी लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज्ड स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। लेकिन इस डेफिनेशन में कमियां क्या क्या है? सबसे बड़ी कमी ये है इसके अंदर कि ये सिर्फ दो ही सोर्सेज को मानते हैं इंटरनेशनल लॉ के, लेकिन अगर हम आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट के, तो देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सेकेंडली वो सिर्फ स्टेट को ही सब्जेक्ट मानते हैं इंटरनेशनल लॉ का, लेकिन हमें पता है आने वाले टाइम में और आज के टाइम में खासकर इंटरनेशनल लॉ का स्कोप बहुत बढ़ चुका है एंड इंडिविजुअल्स, नॉन स्टेट एंटिटीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज आर ऑल्सो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फिर वो टर्म यूज़ करते हैं सिविलाइज स्टेट। सिविलाइज स्टेट जो है कि बहुत ही रिडंडेंट टर्म है, जो पहले वेस्टर्न कंट्रीज के लिए यूज होता है, लेकिन आज की डेट में ऐसी कोई क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। एंड लास्टली उन्होंने बोला कंसिडर्ड टू बी लीगली बाइंडिंग, मतलब वो मानते हैं उसको लीगली बाइंडिंग। तो एक तरह से उसके अंदर वॉलंटरीनेस का एंगल आता है, जिसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास अदर ट्रेडिशनल डेफिनेशन ग्रे और बेयरली की, जो कि सिमिलर है। मॉडर्न डेफिनेशन में बात करें तो सबसे दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक स्टार्क की डेफिनेशन है एंड देन उसके बाद हमारी स्क्वारनबर्गर की डेफिनेशन है। स्क्वारनबर्गर की डेफिनेशन को हम सबसे अच्छा मानते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि ये स्कोप वाइडन करता है और ये ओपन स्कोप छोड़ता है कि आने वाले टाइम में जो जो चीज़ें इंटरनेशनल पर्सनैलिटी गेन करेंगी दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो हमें पता है इंटरनेशनल लॉ इज अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग बॉडी ऑफ नॉर्म्स, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कॉमनली ऑब्जर्व करती है। ये राइट कन्फर करती है, ऑब्लिगेशन इंपोज करती है स्टेट के ऊपर भी, इंडिविजुअल्स के ऊपर भी। और हमें पता है लॉर्ड चांसलर सांके ने कहा था इंटरनेशनल लॉ इज अ लिविंग एंड एक्सपेंडिंग कोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में हम करेंगे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ।